विश्व को गणतंत्र राज का कॉन्सेप्ट भले ही हमारे देश के वैशाली साम्राज्य ने सैकड़ों साल पहले दिया हो, लेकिन यूरोप में प्रजातंत्र तब आई जब फ्रांस की जनता जार शासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आई और अपने अत्याचारी राजा रानी को सजाए मौत देकर अपने देश में डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल किया। फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में इक्वालिटी और फ्रीडम की एक ऐसी लड़ाई थी जिसने वहां के लोगों में आजादी की एक आग पैदा कर दी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ्रांस में एनलाइटनमेंट का एक दौर देखने को मिला जिसने फ्रांस को पूरी तरह से बदल दिया। 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी काफी अलग थी। उस समय यहाँ राजा महाराजाओं का दौर था। सोसाइटी में काफी ज्यादा ऊंच नीच देखने को मिलती थी। लोगों को इक्वली ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। सोसाइटी कुछ भागों में डिवाइडेड थी। लोगों के पास किसी भी चीज के राइट्स नहीं थे। 1774 में लुईस 16 को फ्रांस के राजा की गद्दी भी केवल 20 साल की उम्र में सौंप दी गई, जो काफी बड़ा डिसीजन था। लुईस 16 बourbon फैमिली के मेंबर थे। ये फैमिली सालों से फ्रांस पर पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती आ रही थी, जिस कारण लुईस 16 को राजा बनने का मौका मिला। मैरी एंटोनेट लुईस 16 की वाइफ और ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये काफी बुरी एडवाइजर भी थी, यानी इन्होंने जब जब लुईस 16 को अपनी सलाह दी वो तब काफी बड़ी मुसीबतों में पड़े। वैसे मैरी एंटोनेट इतिहास की सबसे अय्याश और शौकीन रानी थी। इन्हें कपड़ों और परफ्यूम्स का काफी ज्यादा शौक था। ये हर दिन एक नई ड्रेस पहनती और तरह तरह के परफ्यूम्स खुद के लिए बनवाती। इनके ये सारे शौक तो तब भी वाजिब थे, लेकिन अत तब हुई जब जनता में इनके अफेयर्स के बारे में खबरें फैलने लगी। ये जिसे भी चाहती उसके लिए लेटर्स लिखा करती थी, जिस कारण जनता इन्हें एक बुरी रानी मानने लगी। 18th सेंचुरी से पहले फ्रांस के लोगों में रिलीजन की भावना काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। फ्रांस के लोग राजा को भगवान की देन मानते थे। वो मानते थे कि जो भी हो रहा है वो सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। उस समय के लोग द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स को मानते थे, यानी भगवान ने राजा को चुनकर राजा बनने के लिए भेजा है और उन्हें केवल राजा के हुक्म को पालन करने के लिए भेजा है। यूरोप के लोगों को लगता था कि जो भी उनके साथ होता है वो ईश्वर की देन है। लोगों में रिलीजन इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि वो किसी भी बात को केवल भगवान के नाम से मान जाया करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रेंच सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई थी। ये 3 पार्ट्स एक हायरार्किकल ऑर्डर्स में थे, टॉप टू बॉटम। इसमें सबसे ऊपर यानी टॉप पर नोबिलिटी लोग आते थे, वो लोग जिनका सोसाइटी में सबसे ज्यादा महत्व था। ये लोग सोसाइटी में सबसे ज्यादा पावरफुल और रिच लोग हुआ करते थे। सोसाइटी को चलाने की सारी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों में अपने कंधों पर ले रखी थी। इन लोगों में मेनली राजा महाराजा और उनकी फैमिलीज आते थे। इसके बाद सेकंड स्टेज में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी जो कि जार एम्पायर में सेकंड क्लास की पॉपुलेशन थी। इन्हें भी समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था। इस दर्जे में ज्यादातर पुजारी, पादरी, मुंशी वगैरह आते थे। इन लोगों का मुख्य काम था स्कूल्स, सोशल इंस्टीट्यूट्स चलाना, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना, बच्चों का नामकरण वगैरह। ये लोग आम जनता एंड जीसस के बीच की कड़ी माने जाते थे। प्रार्थना पत्र से लेकर कन्फेशन लेटर तक बेचना और चर्च के कामों को संभालना क्लर्जी का मुख्य काम था। ये लोग शादी और अंतिम संस्कार जैसे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। शिक्षा वगैरह देने के कारण और चर्च की सुप्रीमेसी के कारण इन लोगों का समाज में काफी आदर था। राजघराने से भी इन लोगों पर किसी तरह का कोई भी खास टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाता था। जार से लेकर जनता के बीच तक इनका सम्मान था और सभी इनकी बातों को सोसाइटी लीडर के तौर पर मानते थे। क्लर्जी में भी हायर क्लर्जी और लोअर क्लर्जी जैसे डिफरेंसेस थे, लेकिन फिर भी ये लोग रिच की कैटेगरी में आते थे। ये लोग लैंड ओनर्स के नाम से जाने जाते थे। इनमें वो लोग भी शामिल थे जिनके पास कोई भी रॉयल टैग था या जिनके पास किसी भी तरह से रॉयल फैमिली से कांटेक्ट था। अब बात करते हैं थर्ड एस्टेट की, जिसे थर्ड क्लास ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इतिहासकारों की माने तो ये ग्रुप फ्रेंच के टोटल पॉपुलेशन का 98% हिस्सेदार था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतनी बड़ी जनसंख्या भी जार एम्पायर को नहीं दिखाई देती थी। इन लोगों में डॉक्टर्स, आर्टिसियंस, कारपेंटर्स, शॉपकीपर्स, डे लेबरर्स और मुख्य रूप से किसान आते थे। कम शब्दों में बताए तो वो सारे लोग जो एम्पिरिकल रिलेशन में नहीं है और ना ही उनका संबंध चर्च से नहीं है। वो सारे लोग इसी थर्ड क्लास सोसाइटी से थे। इन लोगों के हाथों में ना ही तो किसी तरह का कोई अधिकार था और ना ही इन लोगों को देश के किसी भी अहम फैसले में कोई हक था।
इनका सिर्फ एक काम था और वो कि जार को भगवान की तरह माने और चर्च की अथॉरिटी पर कोई शक ना करे। सोसाइटी में इस हायरार्किकल ऑर्डर के कारण ऊंच नीच तो था ही, लेकिन इसके अलावा परेशानी और भी काफी थी। सोसाइटी के थर्ड स्टेज के पास किसी भी मुद्दे में आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं था। इवन इनके ऊपर क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों क्लासेस टैक्स लगाया करते थे। सोसाइटी के फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन थर्ड स्टेज को डबल टैक्स देना होता था। क्लर्जी जिस टैक्स को लेते थे उसे टाइली के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा एक टैक्स टीथे के नाम से भी जाना जाता था, जो कि नोबिलिटी के द्वारा लगाया जाता था। ये टैक्स सभी पेजेंट से लिया जाता था। समय के साथ साथ लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कई पढ़े लिखे लोग क्लर्जी और नोबिलिटी की ऑटोनॉमी पर सवाल उठाने लगे। सोसाइटी के लॉयर्स, प्रोफेसर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स पढ़े लिखे होने के कारण इस बात को समझने लगे कि हम सब बराबर है। किसी को भी बाय बर्थ कोई प्रिविलेज मिलने का राइट नहीं है, बल्कि इंसान के सोशल पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी में कहां स्टैंड करेगा। पहले तो लोगों को इन आइडिया से इतना मतलब नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके उन्हें भी इक्वलिटी और फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। लोगों में फ्रीडम और इक्वलिटी की भावना ने जन्म लेना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन आइडियाज को कुछ जाने माने फिलोसोफर्स ने आगे बढ़ाया, जिनमें जॉन लॉक और जीन जैक रूसो जैसे बड़े नाम भी आते थे। इन दोनों ने अपनी आवाज उठाई और लोगों को उनके अधिकारों से जागरूक करना शुरू किया। सन 1789 आते फ्रांस का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बिगड़ गया था। ऊपर से फ्रांस के लगातार युद्ध करने से और क्वीन मैरी एंटोनेट के लग्जरी खर्चों के कारण फ्रेंच किंगडम का बजट कोलैप्स कर गया। तब किंग लुइस 16 ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई, जिसमें पेजेंट्री से और अधिक टैक्स उगाने की बात हुई। दूसरी तरफ खराब फसल और फूड शॉर्टेज पिछले 2 सालों से फ्रेंच जनता बेहाल पड़ी थी। अब और अधिक टैक्स की बात ने पूरे फ्रांस में रेवोल्यूशन की आग लगा दी। पूरे फ्रांस का इसके बाद एक अलग ही रूप देखने को मिला, एक ऐसा रूप जिसे देखकर बाकी यूरोपियन देश भी डर रहे थे। बाकी देशों को डर था कि अगर फ्रांस की तरह हमारे देश के लोगों ने भी बगावत कर दी तो क्या होगा। लेकिन क्या इस टैक्सेशन की अफवाह ही एकमात्र रीजन था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का? नहीं, ऐसा नहीं था। फ्रांस उन दिनों कई आंतरिक स्थितियों से गुजर रहा था, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इनमें से 4 रीजंस मुख्य थे, जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल रीजंस आते थे। फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बर्बन फैमिली राज करती थी। फ्रांस में उस समय राजा के बनने में जनता का कोई हाथ नहीं होता था। राजा के सामने प्रजा केवल एक कठपुतली जैसी थी। ना तो उस समय कोई नियम थे, ना ही कानून। राजा के खिलाफ ना किसी को बोलने का अधिकार था, ना ही डिमांड्स रखने की इजाजत। कुल मिलाकर उस समय राजा डिक्टेटर की तरह काम किया करता था। सबसे पहले इस फैमिली में 1643 से लेकर 1715 तक लुइस 14 राजा रहे, जिन्होंने फ्रांस में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर अपना फोकस रखा। इन्हें एब्सोल्यूट डिस्पोट भी कहा जाता था, यानी ये एक पक्के तानाशाह थे। इनके राज में फ्रांस ने कई वॉर्स भी लड़ी, जिसके कारण फ्रांस डेब्ट में ही डूबता चला गया। इनके बाद 1715 में लुइस 15 राजा बने, जो 1774 तक फ्रांस पर राज किया। लेकिन इन्हें एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं माना जाता था। हालांकि फ्रांस ने इनके अंडर भी एक वॉर लड़ी, जिसे हम 7 इयर्स वॉर के नाम से भी जानते हैं। इस वॉर में फ्रांस ब्रिटेन से बुरी तरह से हार जाता है, जिसके कारण फ्रांस पर और ज्यादा डेब्ट बढ़ जाता है। फाइनली लुइस 16 राजा बने, जिनका फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन्होंने 1774 से लेकर 1792 तक जैसे तैसे फ्रांस पर राज किया। लुइस 16 के अपने देश को लेकर इंटेंशंस तो काफी क्लियर थे, लेकिन ये अपने डिसीजंस को बोल्डली नहीं ले पाते थे। इन्हें अपनी जनता की जरूरत और डिमांड्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं रहता था। ये अपने पैलेस में ही ज्यादा समय बिताया करते थे, जो इन्हें आगे चलकर काफी भारी पड़ा। इनके शासन में ही फ्रांस ने अमेरिका की उनके इंडिपेंडेंस में मदद की। हालांकि इस मदद से फ्रांस को कोई फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बिगड़ी हालतों के बावजूद फ्रांस ने अमेरिका के इंडिपेंडेंस में केवल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। दरअसल फ्रांस की एक कमजोर हालत 7 ईयर वॉर में ब्रिटेन से बुरी तरह से हारने के कारण हुआ था, जिस कारण वो ब्रिटेन से बदला लेना चाहता था।
उस समय अमेरिका पर ब्रिटेन का राज था, तो अमेरिका की मदद करके फ्रांस ने इनडायरेक्टली ब्रिटेन को हराया, जिससे उनका दुनिया भर में नाम तो हो गया, लेकिन फाइनेंशियल हालत बहुत खराब हो गई, जिससे फ्रांस के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फ्रांस में महंगाई बढ़ने लगी, आम जनता का बुरा हाल होने लगा, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि राजा खुद थे। उस समय फ्रेंच सोसाइटी में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते थे। सोसाइटी क्लर्जी, नोबिलिटी और नॉर्मल लोगों में बटी हुई थी। सोसाइटी में ऊंच नीच थी, सबको एक से अधिकार भी नहीं थे। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में आने वाले लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जाता था। इनकी एक लैविश और लग्जूरियस लाइफस्टाइल हुआ करती थी। इसी समय पैसे वालों की लाइफस्टाइल के कारण फ्रेंच कल्चर का भी काफी उदय देखने को मिला। अलग अलग देश के लोग फ्रेंच कल्चर से प्रभावित हुआ करते थे। अर्बन वर्कर्स की कंडीशंस भी काफी खराब थी। इनके पास पैसों की कमी रहती, जिसके कारण इनकी हेल्थ भी खराब रहा करती थी। सोसाइटी में उस समय एक डिसबैलेंस था, जिसे वक्त के साथ साथ लोग समझने लगे। पहले लोगों को लगता था कि उनकी बुरी कंडीशन उनके पिछले जन्म के पापों के कारण है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सोसाइटी में उनके साथ होने वाली पार्शियलिटी दिखने लगी। फ्रांस में उस समय कई कारण से वहां इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले, जिसमें राइज इन पॉपुलेशन भी एक कारण था। 1700 में फ्रांस की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ थी, जो 1789 तक बढ़कर 2.8 करोड़ के आसपास पहुंच गई। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पॉपुलेशन तो बढ़ रही थी, लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे थे। इसके अलावा वॉर के कारण फ्रांस पर काफी डेट बढ़ गया था, जिसका हाई इंटरेस्ट देना फ्रांस को भारी पड़ रहा था। इतना कि फ्रांस का हाफ ऑफ टोटल नेशनल बजट केवल डेट रिपेमेंट में ही जा रहा था। इसी बीच फ्रांस में काफी ज्यादा ठंड भी देखने को मिली। ठंड बढ़ने के कारण क्रॉप फेलियर देखने को मिला, जिसका सीधा असर फूड प्राइसेस पर पड़ा। देश में महंगाई दरें बढ़ने लगी, जिससे फेमाइन फैल गया। लोग भूख से मर रहे थे। उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का अरेंजमेंट कर सके, जिसके कारण धीरे धीरे लोगों में गुस्सा काफी हद तक बढ़ता देखा गया। इन सभी कारणों के अलावा इंटेलेक्चुअल कॉज ने भी जनता की सोच पर काफी असर डाला। फ्रांस में एज ऑफ एनलाइटनमेंट देखने को मिली। सबसे पहले जॉन लॉक ने डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क का खंडन किया। इन्होंने कहा कि हमारी सोसाइटी में एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसे लोग अपनी मर्जी से चुनकर बनाए। इनके हिसाब से लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इनके इसी आइडिया को बाद में डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। इसके बाद एक दूसरे फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू ने अपना आइडिया सामने रखा। इन्होंने कहा कि सोसाइटी में एक डिवीजन ऑफ पावर्स का सिस्टम होना चाहिए, यानी पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बांटना चाहिए। फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स उस समय अपने ये सारे आइडिया अमेरिका से इंस्पायर होकर ला रहे थे, क्योंकि अमेरिका पहले ही आजाद होने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिविजुअल राइट्स की काफी बातें कर रहा था। जैसे ही इन फिलोसोफर्स ने अपने आइडियाज को लोगों के सामने रखा, धीरे धीरे करके पूरे फ्रांस में इनके आइडियाज की चर्चा होने लगी। लोग सैलून्स और कॉफी हाउसेज में बैठकर इन आइडियाज पर बातें करते, न्यूज़पेपर और बुक्स में इनके बारे में पढ़ते और जानते। और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे, उनके लिए दूसरे लोग जोर जोर से न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स को पढ़कर सुनाया करते। यहाँ लोग अब प्रैक्टिकली और लॉजिकली चीजों को आंकने लगे थे। वो किसी भी बात पर अब यूं ही विश्वास नहीं करते थे। फ्रांस में साइंस, फिलॉसफी, रैशनल थिंकिंग का इजाद होने लगा था। लोग अब फैक्ट्स पर ज्यादा विश्वास करते थे। वो चीजों को साइंस से रिलेट करने लगे थे। बाकी कई बड़े फिलोसोफर्स भी उस समय जाने गए, जिसमें जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट एंड वोल्टेयर जैसे नाम आते थे। इन सभी ने सोसाइटी में कुछ बहुत जरूरी चेंजेस लाने की बात सामने रखी, जिसमें पीपल सोवर्निटी, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे बड़े चेंजेस थे। इंटेलेक्चुअल्स किंग के राइट ऑफ रूल पर भी सवाल उठाने लगे थे। पूरे फ्रांस में इंटेलेक्चुअल्स के आइडियाज फैलने लगे थे, जिससे लोग काफी प्रभावित थे। पूरे फ्रांस में लोग बदलाव की बात करने लगे थे। लोग हर गली और नुक्कड़ पर खड़े होकर केवल देश को बदलने और फिलोसोफर्स के न्यू आइडियाज को डिस्कस करने लगे थे, जिसने बहुत कम समय में पूरे फ्रांस के लोगों के सोचने के तरीके को बदल कर रख दिया। फ्रांस के पास रेवोल्यूशन शुरू करने के लिए बहुत से कारण थे, लेकिन असल में इन सब की शुरुआत लुइस 14 के राजा बनने से हुई।
लुइस 14 जब राजा बने उसी बीच एक आलीशान पैलेस बनवाया गया। इस पैलेस को पैलेस ऑफ वर्साई के नाम से जाना जाता है। ये काफी बड़ा और खूबसूरत पैलेस था जिसे राजा ने खूब पैसे लगाकर बनवाया था। लेकिन प्रजा को राजा की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगा कि हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, देश को चलाने के लिए ठीक से पैसा नहीं है और राजा अपने लिए महल बनवा रहे हैं। खाली होती हुई तिजोरी और लगातार चलता युद्ध, इन सब से फ्रेंच के लोगों के मन में राजा के खिलाफ गुस्सा भरने लगा। वक्त के साथ जब लुइस 16 राजा बने तो उन्हें अपना खजाना खाली मिला। इनके राजा बनने पर देश के पास कोई खास संपत्ति नहीं थी। सारा खजाना पहले से राजा वॉर्स में लगा चुके थे। राजा को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए था। पहले ही देश में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा था और थर्ड क्लास के लोग सफर कर रहे थे। यही नहीं, इसी दौरान लुइस 16 ने अमेरिका को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में भी मदद की, जिसने ऑटोमेटिकली स्टेट पर डेट और बढ़ा दिया। राजा ने अपनी स्टेट में आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, जिसके बाद आम जनता आग बबूला होती नजर आई। इसी बीच फ्रांस की पॉपुलेशन भी बढ़ गई, जिससे वहां के लोगों को सर्वाइवल तक में प्रॉब्लम होने लगी। देखते ही देखते फ्रांस में सबसिस्टेंस क्राइसिस का दौर आ गया। इस सिचुएशन में लोगों के पास बेसिक सर्वाइवल तक की चीजें नहीं थी, जिसके कारण धीरे धीरे पेजेंट्स और वर्कर्स ने बढ़ते टैक्सेस और फूड स्कार्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे सोसाइटी में थर्ड क्लास के ग्रुप्स बनने शुरू हो गए, जिन्हें थर्ड क्लास के पढ़े लिखे लोग लीड किया करते थे। यही से एज ऑफ एनलाइटनमेंट का दौर भी देखने को मिला और यही से लोगों ने राजा के सामने अपनी बातें रखनी शुरू की। यही से फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक तरह से शुरुआत हो चुकी थी। राजा जब जनता का गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसने स्टेट जनरल को बुलाने का फैसला किया। स्टेट जनरल उस समय की एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जो राजा को टैक्सेस को लेकर सुझाव देने के लिए बुलाई गई थी। इस स्टेट जनरल में तीनों लेवल्स के लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा, जिसके बाद इसने काम करना शुरू किया। 5 मई 1789 को इस स्टेट की एक मीटिंग होनी थी, जिसमें स्टेट के टैक्सेस को लेकर फैसला होना था। इस मीटिंग के लिए वर्साई पैलेस के हॉल को ही चुना गया था, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के 300 एंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा गया था और थर्ड ग्रुप के 600 लोगों को रखा गया था। इसमें भी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लोग एक दूसरे की ओर चेहरा करके बैठे थे, लेकिन थर्ड क्लास के लोगों को पीछे की ओर खड़ा किया गया। उन्हें बैठने तक को कोई सीट नहीं दी गई थी। साथ ही थर्ड क्लास के रिप्रेजेंट करने के लिए केवल पढ़े लिखे लोगों को ही चुना गया था। बाकी पेजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन को असेंबली में एंट्री लेने की इजाजत नहीं थी। उनकी सभी डिमांड्स को थर्ड क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ करीब 40,000 लेटर्स में लिखवा कर लेकर आए थे। सबके इकट्ठे होने के बाद मीटिंग स्टार्ट होने को थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी आ गई। दरअसल पहले स्टेट असेंबली में ये सिस्टम था कि एक क्लास के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुल मिलाकर एक वोट होगा, जिससे तीनों ग्रुप्स एक एक वोट देंगे और जिसकी भी बात पर यूनिटी होगी उसे फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन इस सिस्टम के हिसाब से हर बार थर्ड क्लास हार जाता, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास मिलकर हर डिसीजन पर अपनी एक राय कर लेते। इस वजह से इस बार थर्ड क्लास ने डिसाइड किया कि हम ऐसे वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे सभी रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट कंसिडर किया जाएगा, यानी 600 लोगों के 600 वोट्स। लेकिन इस बात को मानने से राजा ने इनकार कर दिया, जिसके बाद मीटिंग कैंसिल हो गई और सभी थर्ड क्लास के लोगों ने राजा की इस बात के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने एक समय बाद बोला कि हम अपनी खुद की असेंबली बना लेंगे अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो। राजा ने इनकी इस बात के जवाब में स्टेट असेंबली के दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए, जिसके बाद 20 जून को थर्ड क्लास के सभी रिप्रेजेंटेटिव्स एक इंडोर टेनिस कोर्ट में मिले और खुद को नेशनल असेंबली के तौर पर घोषित कर दिया। इसी जगह सभी लोगों ने इस बात की कसम भी खाई कि जब तक हम अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ले आते, चैन की सांस नहीं लेंगे। हम अपने देश को एक डेमोक्रेटिक देश की तरह चलाएंगे। वैसे इस समय तक कई नोबिलिटी के लोगों ने भी इस असेंबली को ज्वाइन कर लिया था। वो भी अपने देश में मोनार्की सिस्टम से परेशान हो चुके थे। अब एक तरफ नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के काम में लगी हुई थी, तो दूसरी ओर फ्रांस के बाकी छोटे बड़े पेजेंट्स भी अपने लॉर्ड्स के खिलाफ रिवोल्ट करने लगे, यानी सभी टैक्सेस देने से मना करने लगे। इसके साथ ही खाने की देश में कमी होने के कारण लोग लूटपाट जैसी हरकतें भी करने लगे। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के लोगों में एक डर देखने को मिल रहा था। वो थर्ड क्लास के लोगों के गुस्से से डरे हुए थे।
पूरे पेरिस में नेशनल असेंबली के सपोर्ट में नारेबाजी होने लगी थी। किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे थे। लोग लॉ एंड ऑर्डर को नकारने लगे थे। ये सब देखकर राजा पेरिस और वर्साई में अपनी मिलिट्री लगाने लगा। राजा ने अपनी सारी मिलिट्री को पेरिस में इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां के लोग राजा से और गुस्सा हो गए। लोगों के गुस्से ने 14 जुलाई 1789 को एक भयानक रूप ले लिया। उन्होंने बेस्टील फोर्ट्रेस में आग लगा दी। लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने इस पैलेस की दीवार से एक एक ईंट तक निकालकर मार्केट में बेच दी। वैसे इस फोर्ट को तोड़ने और जलाने के पीछे भी एक वजह थी। दरअसल थर्ड क्लास के लोगों को लगा था कि राजा ने मिलिट्री उन लोगों को मरवाने या बंदी बनाने के लिए बुलवाई है। लोग फोर्ट बेस्टील में वेपन्स की खोज के लिए गए थे। फोर्ट बेस्टील एक प्रिजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और लोगों को खबर मिली कि वहां कुछ वेपन्स है, जिन्हें लेने के लिए करीब 7000 मेन एंड वुमेन एक साथ मिलकर फोर्ट बेस्टील पर हमला बोल देते हैं और वहां मिले 7 कैदियों को छोड़कर प्रिजन के कमांडर को मार देते हैं और फोर्ट में आग लगा देते हैं। हालांकि लोगों को वहां कोई वेपन्स नहीं मिलते। इसके इंसिडेंट के बाद नेशनल असेंबली की पावर और राइज कर जाती है, जिससे वो अपना नाम भी बदलकर नेशनल असेंबली से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर लेते हैं। ये असेंबली देश में बहुत से चेंजेस भी लेकर आती है। जैसे सबसे पहले तो फ्यूडलिज्म को खत्म किया जाता है, फिर सभी क्लास के ऊपर एक समान टैक्स लगाया जाता है। अब कोई भी नोबिलिटी और क्लर्जी टैक्स देने से बच नहीं सकता था। असेंबली ने क्लर्जी की भी संख्या घटा दी थी। सोसाइटी में ये सारे चेंजेस देखकर बहुत से नोबल्स ने अपने देश को छोड़ना शुरू कर दिया। वो लोग अपनी नेबरिंग कंट्रीज में जाकर बसने लगे। फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का मकसद मोनार्की को अबॉलिश करना नहीं था, वो बस राजा के राइट्स पर एक लगाम लगाना चाहते थे। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे। लोग देश में राजा के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अपने काम में बड़े जोरों शोरों से लगी हुई थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में तो बहुत ज्यादा समय लगा, लेकिन असेंबली ने अपने देश के लिए प्रीएम्बल जैसा एक चार्टर पहले ही निकाल दिया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। आगे चलकर इसी डॉक्यूमेंट से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इस डॉक्यूमेंट में आम जनता के लिए कई चीजें थी, जैसे लिबर्टी, प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन एंड सिविल राइट्स एक्सेट्रा। जहां एक तरफ फ्रांस अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने की राह पर था, वही एक इंसिडेंट और देखने को मिला। दरअसल अक्टूबर आते आते देश की हालत और खराब होती गई। खाने पीने के लिए लोग सफर कर रहे थे, पर तभी उड़ती उड़ती एक खबर आई कि वर्साई पैलेस में कोई ग्रैंड पार्टी चल रही है, जिसके बारे में सुनते ही महिलाएं काफी ज्यादा भड़क गई। उनके बच्चों को एक ब्रेड के पैकेट के लिए भी लड़ना पड़ रहा था और पैलेस में पार्टी की खबर ने उन्हें गुस्से से आग बबूला कर दिया, जिसके कारण करीब 7000 वुमेन एक साथ इकट्ठा हुई और पैलेस ऑफ वर्साई की ओर जाने लगी। इस बीच महिलाएं इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि उनके हाथ जो हथियार लगा उन्होंने उसे थामा और चल दी। पैलेस पहुंचकर सभी महिलाओं ने वहां के गार्ड्स को जान से मार दिया और राजा को पेरिस आकर शिफ्ट होने को कहा। सभी चाहते थे कि राजा भी इस चीज को देखे कि उनका देश किस हद तक गरीबी से जूझ रहा है। राजा के पास साथ चलने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसलिए राजा मान गया और पेरिस शिफ्ट हो गया। 1790 आते आते स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स बनने लगे। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाने लगा। इसी दौरान कई क्लब्स भी बनने लगे। हर क्लब के रेवोल्यूशन को लेकर अपने थॉट्स और आइडियाज रहते थे। इन क्लब्स में कुछ पॉपुलर क्लब्स जेकबिन्स, जिरोंडिन्स एंड सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन के नाम से जाने जाते थे। जेकबिन्स में मेनली रेडिकल रेवोल्यूशनरीज आते थे, जिसमें पुअर क्लासेस खास तौर पर एक्टिव रहते थे। जिरोंडिन्स में लिबरल्स और वुमेन सोसाइटी में वो महिलाएं आती थी जो अपने राइट्स की मांग सामने रखती थी। सोसाइटी इसी तरह से चल रही थी कि 1791 आते आते राजा को डर लगने लगा। राजा को लगा कि अगर वो पेरिस में रहा तो उसकी जान को खतरा है। रेवोल्यूशनरीज उसे जान से मार सकते हैं, जिसके लिए उसने पेरिस से ऑस्ट्रिया भागने का फैसला लिया। लेकिन राजा अपने इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो सका और उसे बॉर्डर पर ही पकड़ लिया गया। अब फ्रांस से मोनार्की यानी राजा को पूरी तरह से उखाड़ फेंक देना चाहते थे। इस समय स्पेशली जेकबिन्स क्लब के लोगों ने फुल रिपब्लिक की डिमांड की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के फेवर में थी, जिसके बाद नेशनल असेंबली और रिपब्लिक की डिमांड्स करने वाले लोगों में एक टेंशन देखने को मिली। रिपब्लिक की डिमांड्स में लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए और जब ये हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो नेशनल असेंबली ने ही मिलिट्री को भेजकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर गोलियां चलवा दी।
नेशनल गार्ड्स ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जो दिखा उसे ही मारना शुरू कर दिया, जिससे एक बड़े लेवल पर मैसेकर देखने को मिला। इन सब के बीच में फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। राजा यानी लुईस 16 ने भी कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया। किंग ने चोरी छिपे प्रूशिया रूलर के साथ हाथ मिला लिया। राजा अपने देश में हुए चेंजेस को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। नेबरिंग कंट्रीज का भी सेम हाल था, जिस कारण सभी ने फ्रांस पर अटैक करने का प्लान बनाया। लेकिन नेशनल असेंबली को इस प्लान के बारे में पता चल गया, जिसके बाद 1792 में फ्रांस ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दिया। इस जंग में फ्रांस के वॉलंटियर्स ने पार्ट लिया। फ्रांस के लोग उस समय एक गाने को गाते हुए जंग के लिए जाते थे, जिसे ला मार्सलेस के नाम से जाना जाता है। ये एक नेशनल सॉन्ग था जो उस समय ही लिखा गया था। आज फ्रांस में इसी गाने को नेशनल एंथम के तौर पर गाया जाता है। इस वॉर के दौरान लोग राजा से इतना नाराज थे कि उन्होंने पेरिस में राजा के पैलेस पर अटैक कर दिया। अटैक में लोगों ने सबसे पहले राजा के सभी गार्ड्स को मार दिया, जिसके बाद राजा ने नेशनल असेंबली से मदद मांगी। लेकिन राजा के धोखे देने से नेशनल असेंबली ने भी उनकी मदद नहीं की, जिससे राजा को डेथ सेंटेंस सुनाया गया। फ्रांस में डेथ सेंटेंस सुनाने के बाद इंसान को फांसी नहीं दी जाती थी, बल्कि उस समय फांसी की जगह गिलोटिन का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे कुछ सेकंड्स में ही इंसान की मौत हो जाती थी। इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर की ओर एक पैना आयरन ब्लेड लगा होता था, जिसके नीचे इंसान की गर्दन को रखा जाता था, जिसके बाद हैंडल को छोड़ दिया जाता था, जिससे इंसान का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता था। 21 जनवरी 1793 को राजा को भी इसी तरह से मौत दी गई थी। राजा की मौत के बाद फ्रांस में इलेक्शन हुए, जिसमें सभी 21 प्लस के लोगों को वोट देने का अधिकार था, सिवाय महिलाओं के। महिलाओं को अभी भी उनके राइट्स नहीं मिले थे। फ्रांस एक रिपब्लिकन देश बन गया था। पब्लिक सेफ्टी के लिए एक स्मॉल ग्रुप भी बनाया गया, जो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के नाम से जाना जाता था। लोग अब इक्वल थे, जैसा सब चाहते थे वैसा हो रहा था। तो कुल मिलाकर फ्रांस में अब शांति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि इसके बाद फ्रांस की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 तक रेन ऑफ टेरर देखने को मिलता है। नेशनल असेंबली किसी को भी शक के आधार पर मौत की सजा सुना देती, जिसके बारे में भी उन्हें लगता कि वो रेवोल्यूशन के खिलाफ है, उसे बुरी तरह से मार दिया जाता। केवल इस एक साल में करीब 16,000 लोगों को गिलोटिन के द्वारा मारा गया। इसी दौरान 16 अक्टूबर 1793 को फ्रांस की पूर्व महारानी मैरी एंटोनेट को भी स्टेट से गद्दारी के जुर्म में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। जिसके बाद 1795 से लेकर 1799 तक फ्रांस में बहुत से बदलाव आए, जिसमें 1795 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। मिडिल क्लास लोगों के हाथ में सोसाइटी का कंट्रोल आता गया। नेपोलियन ने भी फ्रांस को इटली और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जीत दिलाई और जंग को खत्म किया। 1799 में कुल मिलाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन का अंत हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले राजा के ऊपर कोई अंकुश नहीं था। राजा बिना किसी नियम कानून के काम करता। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया ने अपनाया। अब राजा की पावर्स पर भी एक लिमिट लगाई जा सकती थी। नोबिलिटी हालांकि इस रेवोल्यूशन के बाद दोबारा फ्रांस में वापस आ गए, लेकिन इस बार उन्हें पहले की ही तरह कुछ ज्यादा पावर्स और इंपॉर्टेंस नहीं मिल सकी। चर्चेस की पावर भी उनसे छीन ली गई। हालांकि उन्हें दोबारा एस्टैब्लिश तो कराया गया, लेकिन अब चर्च को केवल एक रिलीजियस प्लेस ही मानकर आगे चला गया। पहले तो चर्च के बिशप कॉमन लोगों से टैक्सेस लेते थे, ये सब अब अलाउड नहीं था। इस रेवोल्यूशन के बाद सबसे बड़ा चेंज ये हुआ कि अब पावर नोबिलिटी के हाथ से निकलकर मिडिल क्लास के हाथ में आ गई थी। लोगों को उनके राइट्स मिल सके। इन सब के बावजूद 1799 के बाद का वक्त रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना गया, क्योंकि अब पावर देश के 98% लोगों यानी पीजेंट्स के हाथ थी। ऐसे में कई कारणों से फ्रांस में खून खराबा हुआ। जिस किसी पर भी लोगों को शक होता कि वो रॉयल्टी को सपोर्ट करते हैं, उन्हें मार गिराया जाता। जो ग्रुप सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करने को बने थे, वही दरअसल मात्र शक के आधार पर अब किसी को भी मार देते थे। नोबेल्टी देश छोड़ने पर मजबूर हो गए या उन्हें भी मार दिया गया। फ्रांस में अब सिर्फ 2 ही फैक्टर काम कर रहे थे। एक तो था जनता की तानाशाही और दूसरा था भय का माहौल। 1799 के बाद मिलिट्री चीफ नेपोलियन ने देश की कमान संभाली। फ्रांस फाइनली एक रिपब्लिक स्टेट बन गया। सभी वॉर भी खत्म हो गए। देश नेपोलियन के अंडर काफी ठीक ठाक चलने लगा। लोगों को नेपोलियन पर विश्वास होने लगा।
लेकिन नेपोलियन का फ्रांस की जंग में मदद करने का मकसद कुछ और ही था। नेपोलियन ने फ्रांस में कुछ समय बाद ही सत्ता पलट कर दिया। इसने डायरेक्टरी रूल के खिलाफ एक कूप किया और पहले की तरह कंसुलेट राज स्टैब्लिश कर दिया। इसने 1804 में अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया, जिससे फ्रांस में दोबारा से एक तानाशाह का राज स्टैब्लिश हो गया। फ्रांस ने जहां से सब शुरू किया था, एट लास्ट ये दोबारा वही आकर खड़ा हो गया। तो इस लंबी जंग का फायदा क्या हुआ? क्यों यहाँ के लोगों ने खामखा अपनी जान गंवाई? क्यों लोगों ने फ्रीडम की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी? और क्यों हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इस एक इंसिडेंट को इतना जरूरी माना जाता है? इस सब बात का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा वीडियो लाइक कर दे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब कर ले।